हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वापस से सेकंड चैप्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियल पॉइंट चल रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आपको पता हो तो लास्ट पॉइंट भी हमारा यही था, लास्ट वाले वीडियो का भी पॉइंट यही था, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है बच्चों? लास्ट टाइम जब हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे कि इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। इनिशियली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर के आ रहे थे सिस्टम में, याद आ रहा है क्या? हम बोल रहे थे कि किसी चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से अगर सिस्टम में लेकर के आते हैं तो इनिशियली वर्क डन कितना करना पड़ता है? जीरो। जीरो वर्क डन करना पड़ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं था? क्योंकि सिस्टम में कोई चार्ज पहले से था ही नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाता। ठीक है, ये बात डन है। चलिए, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो फर्स्ट चार्ज को सिस्टम में लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है? जीरो करना पड़ता है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब हमारे पास में इनिशियली कुछ ना कुछ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इनिशियली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। इसमें हम तीन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला, अगर किसी सिंगल चार्ज को लेकर के आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हालांकि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन अपन एक फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि यही बेसिक बनाने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या, अगर टू चार्ज सिस्टम हो, एक्सटर्नल फील्ड है और टू चार्ज सिस्टम हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एंड फाइनली वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है, इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, नीट आईआईटीज में पूछा जाता है ये पॉइंट। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले एक चीज बेसिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर क्या होता, है ना। तो पॉइंट डाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अगर किसी सिंगल चार्ज की बात की जाए तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड बनाइए। ये अपन ने एक्सटर्नल फील्ड बना दिया बच्चों। ठीक है, मैं तीन ही लाइनें बना रहा हूं, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और ये एक्सटर्नल फील्ड E है। हम क्या कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज Q को इस पॉइंट A तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चार्ज Q को इस पॉइंट A तक लेकर के आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है ना बच्चों, तो आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कराने का मैं आपको हमेशा से एक ही तरीका बता रहा हूँ। Q इंटू वी करके देखिएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। Q वो चार्ज जिसे आप मूव कर रहे हैं, V जिस पॉइंट पर आप लेकर के आ रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक, तो ये अगर मैं देखता हूं तो हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड इज इक्वल्स टू, मैं आपको हर बार बोलता जा रहा हूं, इट इज Q इंटू वी। इनिशियली V का वैल्यू जीरो था क्योंकि सिस्टम में कोई चार्ज नहीं था या कोई फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब है V भी अभी जीरो नहीं है। जिस पॉइंट पे आप लेकर के आ रहे हो वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज करो इस पॉइंट का लोकेशन अपन R मान लेते हैं। R कैसे, वो समझिएगा। ऐसा अगर मैं बनाता हूं, ये X ये Y, तो ये कोई ना कोई पॉइंट होगा P। यहाँ पे अभी मैंने A लिया है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वो A पॉइंट। ठीक है, ये बात। और इस A पॉइंट का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर तो होगा भैया, अरे होना चाहिए ना। तो वो R मैं बता रहा हूँ।
तो इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो इस a पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखा जाएगा vr वेक्टर। पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, हम बता रहे हैं कि r वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर पे जो पोटेंशियल है दैट इज vr वेक्टर। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं भैया, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इस वेक्टर पोजीशन पर पोटेंशियल का वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने बोला कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वीआर वेक्टर, तो हम इस चीज को लिख रहे हैं वीआर वेक्टर। अब यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा उससे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी देखो, आप फर्स्ट चार्ज लेकर के आ रहे थे, फर्स्ट चार्ज लेकर के आ रहे है ना। तो ये थोड़ा समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन जीरो होता, ये W जीरो होता, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वर्क डन जीरो नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को बनाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में इस चार्ज का कोई रोल नहीं है। पहला चार्ज जब फील्ड में आता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में इस क्यू चार्ज का कोई रोल नहीं है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पता चला किसी भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एक्सटर्नल फील्ड में, दैट इज Q into VR वेक्टर। बस डन हुआ, ये सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास में टू चार्ज सिस्टम हो, है ना, सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। अब हमारे सिस्टम में कितने चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास में दो चार्ज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर का पॉइंट जो अपन ने देखना है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। पर बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है बच्चों, आप बस कॉमन सेंस को मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना अपन ने, ए माना, ये बात डन। इसके जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे एक पॉइंट अपन ये ले लेते हैं, एक पॉइंट अपन ये ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं। ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर r1 लिख देता हूं, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज vr वेक्टर, vr1 वेक्टर। बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका पोजीशन वेक्टर पता चल गया ना। पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा भैया, वही कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, तो ए के लिए r1 वेक्टर इस तरफ और बी के लिए r2 वेक्टर इस तरफ, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक। चलिए, और यहां पर पोटेंशियल कितना, हमने बोला Vr2, यहाँ पे पोटेंशियल कितना Vr2। आप इसे सिंपली V1 और V2 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं एनसीईआरटी को यूज नहीं कर रहा होता तो मैं बोलता कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। ये बात सिंपल है और ऐसा आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही होगा, अगर आप V1 और V2 लिख रहे हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब थोड़ा समझते हैं बच्चों, थोड़ा समझिए। आप फर्स्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक, कौन से चार्ज को, तो आंसर है Q1 चार्ज को। कौन से चार्ज को बच्चों, Q1 चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, कहां से, इनफाइनाइट से। तो हम लिख रहे हैं वर्क डन, वर्क डन इन bringing charge Q1 into external field। हाँ भाई, सिंगल चार्ज को जब इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे थे ए पॉइंट तक, तो बताओ भाई कितना वर्क डन किया था, जीरो तो नहीं किया था, कितना किया था, तो हमने लिखा Q1 चार्ज था और जिस पोजीशन पे मैं लेकर के आ रहा हूं उसे हमने Vr1 वेक्टर में डाला था, ठीक है। आप इसे Q1 V1 लिखेंगे, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चों, बहुत सारी बुक्स इसे V1 भी लिखती हैं पर इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये R1 वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इससे कहते हैं रिलेटिव लिखने के लिए हमने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट चार्ज को लाने में वक्त, ठीक है। अब सेकंड चार्ज को लाने में,
अब अपन लेकर के आ रहे हैं Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक बी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। कहां से? इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। कितना काम करना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, इसे थोड़ा सोचो। क्या भाई? पहली बात तो ये समझिए कि आप ये एक सिंगल चार्ज ही है, सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लाने में वर्क डन कितना होता है? Q इंटू वी, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे Q2 इंटू VR2। ये तो क्लियर है। चलिए दूसरा ये भी तो देखिए, ये Q1 चार्ज भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो लगाएगा यहाँ पर। हाँ, Q1 चार्ज के कारण भी तो B लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। हाँ, अगर मैं इस डिस्टेंस को R12 लिख देता हूं तो Q1 चार्ज के कारण R12 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? आंसर है K चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितना R12, इतना पोटेंशियल तो होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ VR2 नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल सिर्फ VR2 नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं देख रहा हूं तो वो है VR2 प्लस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल VQ1। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा, एक तो फील्ड में लेकर के आ रहे हो तो VR2 वेक्टर आ गया फील्ड वाला, दूसरा Q1 पहले से था, Q1 भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डालेगा यहाँ पर, वो पोटेंशियल भी तो ऐड होगा। तो हमने बोला वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 into सिस्टम और एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा भैया? इस बार W2, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो दैट इज Q2, और जिस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हो वहां पोटेंशियल एग्जैक्टली है कितना? आंसर है VR2 वेक्टर प्लस V ड्यू टू Q1। ठीक है, चलिए तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, Q2 इंटू VR2 वेक्टर प्लस Q2 इंटू VQ1। ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी Q2 VR2 as it is, इसका कुछ भी वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, that will be a fixed quantity, और Q2 into VQ1। VQ1 कितना था भैया? ये KQ1 divided by R12। अगर मैं इसे तरीके से लिखने की कोशिश करूं, it will be Q2 VR2 vector plus KQ1 Q2 divided by R12। होपफुली ये आ रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि इतना वर्क डन करना पड़ रहा है दूसरे चार्ज को लाने में, सेकंड चार्ज को लाने में इतना, फर्स्ट चार्ज को लाने में इतना, तो टोटल वर्क डन ही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही तो है, पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल कैलकुलेट करनी हो तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों? मैं यहां पर कर रहा हूं, द टोटल वर्क डन विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। The total work done in bringing charges from infinite to external field will represent the potential energy of system। ठीक है, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी होगी W1 प्लस W2, और वो होगा W1 कितना बच्चों? Q1 VR1 वेक्टर प्लस Q2 VR2 वेक्टर प्लस KQ1 Q2 divided by R12, that is the potential energy in external field। पता चला? ये दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा बच्चों? रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा और आगे भी इसे इलैबोरेट करते हैं। देखो अब इस चीज को थोड़ा समझिए, एक्सटर्नल फील्ड था तो ये दो चीजें ऐड हो जा रही हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो VR1 की वैल्यू भी जीरो है और VR2 की वैल्यू भी जीरो है। अगर ये एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो VR1 और VR2 दोनों जीरो है, तो ये हट जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड,
इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम की इतनी है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो फिर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। इस पे रिलेटेड आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, हम वो डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के लिए मैं सोच रहा हूं कि अलग से एक वीडियो आए ताकि आप डायरेक्ट ही उसको देख सके, किसी वीडियो लेक्चर के बीच में ना आए। मैं जो यहाँ पे एग्जांपल कराऊंगा वो अदर बुक्स के होंगे ताकि अपने पास में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल थोड़े से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एक बार के लिए इसको उतार लो और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है ना बच्चों, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। ओके, चलिए आगे काम करें बच्चों। आगे अब हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसका पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल का, विद्युत द्विध्रुव का, इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए ये है सिंपल, बहुत सिंपल। देखो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना उसे थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जब भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अब गौर कीजिए, हम चार्ज को हमेशा इनफाइनाइट से पकड़ते हैं और सिस्टम में लेकर के आते हैं। इनफाइनाइट ही क्यों पकड़ा? क्या रीजन था इनफाइनाइट पकड़ने का कि चार्ज को इनफाइनाइट से ही लेकर के आए? क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है चार्ज की, है ना। इनिशियल फेज मेरे को पता है कि भैया यहाँ पर तो उसका जीरो ही था, और मैं जितना उसे सिस्टम में लेकर के आऊंगा, जितना काम करूंगा सिस्टम में लाने में, वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा फाइनली उस चार्ज का। मेरे को इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अपन वहां जीरो मान करके चल रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए, हमने एक ऐसा मेथड चूज किया जिसमें हम बोल रहे हैं कि चार्ज को हमेशा उस जगह से लेकर के आओ, चार्ज को हमेशा उस जगह से लेकर के आओ जहां इनिशियली उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, जीरो हो। ठीक है ये बात तो। चलिए तो ये फैक्ट यहां पर यूज करेंगे बच्चों। तो टॉपिक आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू एक्सटर्नल फील्ड। सबसे पहले एक्सटर्नल फील्ड बना लेते हैं, और मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बची हुई सारी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। बची हुई सारी क्वांटिटी का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। बची हुई सारी क्वांटिटी का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इससे पहले भी मैं ये चीजें लिख चुका हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क होता है P E sin थीटा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर होता है 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। जो अपन ने पहले पढ़ा है ना बच्चों, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, दैट इज kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ रखा है, तो एक बार अगर सारे फार्मूला आपको याद है इसका मतलब आपको पहले वाला सारा याद है। ठीक है, चलिए फिर इसके लिए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट दैट इज के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जो हमें पता होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी यूज हो सकता था ना यार। एक्सटर्नल फील्ड ई। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि डाइपोल को लेकर के आए, और डाइपोल को पहले एक चार्ज लेकर के आए होंगे फिर दूसरा चार्ज लाए होंगे, ऐसा ही होगा। और ये मान लीजिए ऐसा, ये वाला चार्ज इसे अपन Q लिख देते हैं, इस वाले को भी फिर हमें Q ही लिखना पड़ेगा। ये वाला प्लस का चार्ज होगा, ये वाला माइनस का चार्ज होगा। ये अभी थीटा एंगल के ऊपर मान करके चलता हूं। कौन से एंगल के ऊपर बच्चों? थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझने लायक बात होगी। और यहां पर अपन लेकर के चल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आप सभी को पता होनी चाहिए 2। कितना बच्चों? 2a है। अब हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए। ठीक है,
पता ही चल गया ना अपन को, अपन तो रिवाइज करने के लिए लिखा है। हम क्या बोल रहे हैं इस बार, या तो दोनों चार्जेस को माइनस के क्यू को और प्लस के क्यू को सिस्टम में लेकर के आओ, एक्सटर्नल फील्ड में लेकर के आओ, तो जो आप वर्क डन करेंगे वही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये। अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इनफाइनाइट की जगह डाइपोल के केस में आप चूज कीजिए इसका इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन, ये वाली लाइन। इक्वेटोरियल लाइंस तो यही होंगी, ये मैं ज्यादा अलग बोल गया क्या है? आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर डाइपोल ऐसा हो इस तरीके से अरेंज्ड, इस तरीके से, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो समझिएगा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें ये पता होना चाहिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल। मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पर भी V ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पर भी V1 ही होगा, यहाँ पर भी V1 ही होगा। इस लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा। ठीक है, अब क्या होगा समझना। अब क्या होगा, मैं पहले चार्ज Q को लेकर के आ रहा हूँ, प्लस के Q को यहां तक लेकर के आ रहा हूँ। तो अपन ने कितना वर्क डन किया? तो हमने बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल V मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने कितना वर्क डन किया? हमने बोला चार्ज प्लस का था तो Q और पोटेंशियल था V, और ये प्लस का वर्क डन। ठीक है, अब माइनस वाले चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, समझ रहे हो ना, इस वाली लाइन तक लेकर के आ रहे हैं। तो हमने वर्क डन किया, माइनस का चार्ज था ना तो माइनस का Q, और पोटेंशियल तो इस पॉइंट का V है इसलिए अपन ने V लिखा। तो इस डाइपोल को ऐसा अरेंज करने में टोटल वर्क डन कितना हुआ? कितना हुआ बच्चों? तो QV प्लस का और माइनस का QV एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो गौर कीजिएगा, जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ होता है, जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मैं शुरुआत में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, नहीं बच्चों उसको थोड़ा सा काटिएगा। जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ होता है, ठीक है, जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा रखा हुआ होता है? परपेंडिकुलर रखा हुआ होता है, उस केस में वर्क डन जीरो होता है, उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं। ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, मैंने बोला कि डाइपोल ऐसा था। ठीक है, और इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डाइपोल को इस लोकेशन से आप जितना घुमाएंगे, इस लोकेशन से जितना आप घुमाएंगे, जितना आप वर्क डन करेंगे, ठीक है, वही इस डाइपोल की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। वही क्या होगी बच्चों? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इनिशियली डाइपोल को कैसा माना? 90 डिग्री पर माना। ठीक है, इनिशियली क्या मान रहे हैं? 90 डिग्री पर मान रहे हैं, और 90 डिग्री से इस डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या होगा? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब थोड़ा और समझिए, वर्क डन में डाइपोल को कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहां से समझाने की कोशिश की है। गौर कीजिएगा, ये प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो प्लस का चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा ऐसा, और माइनस के ऊपर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा। अरे प्लस का चार्ज तो इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का चार्ज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करता है। तो एक चार्ज इधर भाग रहा है, एक चार्ज इधर भाग रहा है, एक इधर और एक इधर, घूम जाएगा क्या? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसा रखा हुआ होगा या ऐसा रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही घुमा देगा। आपको घुमाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो ऐसा घुमाने के लिए कोई वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही वर्क कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा घुमाने के लिए वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, या फिर जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। इस केस में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और वो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, एक्सटर्नल एजेंट की नहीं, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ये बात तो डन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, काम करना चालू करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं? इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं।
कैसे? द वर्क डन, ये हमेशा काम करेगा ये वाला फॉर्मेट, तो इनफाइनाइट से सिस्टम में लाने में जितना भी वर्क डन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग an electric dipole into system, in bringing an electric dipole from infinite to system will be the potential energy of electric dipole, पूरा ही लिख देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? ये बात तो एक तरीका तो ये, और हमने कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया है बच्चों? द वर्क डन in rotating an electric dipole from its perpendicular position to any angle theta will represent the potential energy of dipole, ठीक है? ये बात तो चले, तो हमने लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है वर्क डन के, और वर्क डन भी कौन सा? इस डाइपोल को रोटेट करने में कौन से एंगल तक? थीटा एंगल तक। कहां से? परपेंडिकुलर पोजीशन से, ठीक है? तो थोड़ा सा समझिए वर्क डन क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल वर्क डन की बात करता हूं, नॉर्मल वर्क डन मतलब लीनियर पाथ में, रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा जाने में वर्क डन, तो क्या होगा भैया? बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस ऑब्जेक्ट को आप घसीट रहे हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने फोर्स लगाया, और आपने इसे जहां तक घसीटा है लेकर के गए हो, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया है नहीं लिया, तो आपने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तरीका था, एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। लेकिन ये रेक्टिलिनियर पाथ है बच्चों, स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, जहां आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं देना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है, वहां वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा तरीका, फोर्स की जगह तो टॉर्क काम करता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करता है। ये तरीका अपन वैसे पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है? तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क डन इन द रोटेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है? ये बात तो ये रोटेशन वाले फैक्टर के अंदर है, ये चैप्टर नंबर आपने शायद 6th या 7th में पढ़ा होगा इन 11th, ठीक है? तो अपन ने लिखा टॉर्क को मल्टीप्लाई करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, कहां से लेकर कहां तक? 90 टू एनी एंगल थीटा, ठीक है? 90 टू एनी एंगल थीटा। चलिए काम करते हैं भैया, कैसे भैया? टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी ई साइन थीटा, थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये टॉर्क का फॉर्मूला। और आप देखिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना छोड़ करके लिख करके आते हैं और आगे काम करना चालू करते हैं, है ना? अब ये सोचो, मैं जब तक डी थीटा नहीं लिखूंगा, क्या ये स्टेप बिल्कुल सही है? नहीं है, लेकिन बच्चे सिर्फ टो का वैल्यू लिखते हैं, काम खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं। चलो P और E, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बाहर, कांस्टेंट वैल्यू 90 से लेकर थीटा तक, इंटीग्रेशन होगा किसका बच्चों? साइन थीटा का, है ना, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। चूक मत जाना, यहां चूकना मत, तो ये हो जाएगा पीई और इसका होता है माइनस का कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। कहां से लेकर कहां तक? अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन कीजिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करना है और माइनस को बाहर भी लेकर के आना है,
तो ये माइनस बाहर, इट विल बी पीई अपर लिमिट दैट इज cos थीटा की जगह थीटा माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 90 cos 90। ठीक है, ये बात तो cos 90 जीरो होता है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का पी ई कॉस थीटा। बताओ भाई ठीक है क्या? डन। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज माइनस पीई कॉस थीटा, जिसे मैं शायद ऐसा भी लिख सकता, माइनस ऐसा का ऐसा p वेक्टर डॉट e वेक्टर cos थीटा आता है, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट बनता है नहीं बनता है? तो आप ये फॉर्मूला और याद रख सकते हैं। ठीक है, अब तीन लोकेशन थी जहां हमने टॉर्क को देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने टॉर्क को देखा था। क्या भाई? एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है मैक्सिमम टॉर्क। बताओ ऐसा लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था। इन द सेम मैनर हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अनस्टेबल में क्या होगा और मैक्सिमम टॉर्क में क्या होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझना, अगर कोई आपको बोले व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डाइपोल का थीटा का वैल्यू कितना होता है? क्या होता है? 0 डिग्री, याद रखिएगा। तो बताओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना एंगल? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये डन? हाँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट तो जूल ही होगी। यूनिट क्या है? जूल ही है। अब अपन तीन जगह पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। कहां बच्चों? अरे ये मेरे को नहीं मिटाना चाहिए था, मेरा एक और पॉइंट है। चलो, तीन जगह पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? केस फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन है? थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस केस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा, इट विल बी माइनस का पी ई कॉस 0, cos 0 का वैल्यू 1, सो इट विल बी माइनस पीई, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस का है और पीई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड पीई है। तो ये नॉर्मली हम ऐसा भी बोलते हैं कि इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, ये ध्यान में रखना, माइनस पीई। ठीक है, चलिए केस सेकंड क्या भैया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको एंगल लिखने को कहा था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है बच्चों? 180 डिग्री। ये कुछ ऐसा है, थीटा इज 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, P और E के मिड में ही तो एंगल है, तो ये बताता है। व्हाट इज 180 डिग्री? ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है ना? ये एंगल इन दोनों के मिड का 180 डिग्री बन जा रहा है। उस केस में अगर आप U देखते हैं तो इट इज माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई, और आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, है ना? ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनली केस थर्ड क्या है? जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ काम कर रहा है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है। ठीक है, एंगल इतना डिग्री। ये कुछ ऐसा जैसा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, जो कि ऐसा ही है, और आप डाइपोल ऐसा अलाइन कर रहे हैं, ये प्लस का चार्ज और ये माइनस का चार्ज, तो P तो ऊपर की ओर ही जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। बताओ भाई, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई थी? 0 बताई थी। फॉर्मूला भी यही बोलेगा,
फार्मूला भी यही बोलेगा, माइनस का पी ई कॉस 90, 90 का वैल्यू 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती। ठीक है, ये बात तो पता चला। और ये पूछ लेता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अच्छे पार्ट बन सकते हैं। वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर डाइपोल, तो आपको पता होना चाहिए वो लोकेशन का नाम क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखो, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करो, है ना। जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना ही इस चैनल के लिए बेनिफिशियल होगा। डन। मैं एक बार के लिए देख लेता हूं कि ये स्क्रीन में आ तो रहा है ना। ओके, डन, ये आ तो रहा। चलिए, अब एक और चीज है, ये एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस मतलब, अब ये हमारी बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल चिपका देता है, न्यूमेरिकल चिपका देता है। क्या भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डाइपोल को 90 से थीटा तक रोटेट करने में, 90 से कौन से एंगल तक बच्चों, थीटा तक रोटेट करने में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है। बताओ भाई, ऐसा ही लिखा है? अरे यही तो लिखा है ना। हाँ, लेकिन कई बार ये भी पूछ लेता है कि किसी 30 डिग्री से लेकर 90 तक रोटेट करने में, 30 से 120 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। हाँ, तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है। अरे है या नहीं है? हाँ, तो एक पॉइंट और डाल दो, एक पॉइंट और डाल दो। क्या है वो पॉइंट? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इनटू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट करवा रहा है। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ये और लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ, चलो कितना वर्क डन होगा देखो यार, देखो समझो इस चीज को। तो हमने बोला वर्क डन W इज इक्वल्स टू क्या, टू डी थीटा, रोटेट करने में किसी भी एंगल से किसी भी एंगल तक। तो मैं बोल रहा हूं कि थीटा 1 एंगल से रोटेट कर रहे हैं, और कहां तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा 2 तक रोटेट कर रहे हैं। ऐसा लिख लेते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, थीटा 1 की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, थीटा 2 की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा वो समझिए। इट विल बी, टू का वैल्यू समझिए, तो आपको पता ही है कितना बच्चों, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था, पीई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका बच्चों, साइन थीटा का। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है क्या, वो माइनस मैंने पहले ही बाहर लिख लिया। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस में पहले ही बाहर लिख चुका। कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक है, तो इट विल बी माइनस पीई अपर लिमिट दैट इज कॉस थीटा 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, थीटा की जगह थीटा 2 लिखा है, माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। देखता हूं डन है क्या, माइनस को अंदर ले जाओ, इट विल बी पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बताओ भाई, देखता हूं। अरे डन हुआ ना, बहुत सिंपल है, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जिससे जहां तक मूव कर रहे हो। ठीक है, हाँ, नॉर्मली बता रहा हूं, ये जो थीटा 1 है ना, ये एंगल 0 डिग्री लिया जाता है। डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है, ऐसा डाइपोल होता है, और आप इसे जितना घुमा रहे हैं, ठीक है, उतना थीटा 2 में आएगा। तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं है, हमेशा तो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में आप कह सकते हैं 90% क्वेश्चन के अंदर थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, और थीटा 2 जहां तक वो घुमाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। डन, दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक, ओके, डन ना। चलिए, ओके, अब इसके बाद में बच्चों हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो कर पा रहे हैं क्या अपन? हाँ, चलो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस बुक्स में कभी थे, मैं किसी अदर बुक का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, प्रीवियस बुक्स में कभी जो न्यूमेरिकल थे उनको यूज कर रहे हैं। तो ये बोर्ड्स में आने में भी चांसेस हैं, बन सकता है ना, बोर्ड में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है।
two charges minus 1 microcoulomb and plus 1 microcoulomb at a separation of 4 into 10 to the power minus 14 मीटर है। ये आपको प्लस दिखाई दे रहा हो, लेकिन सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। डाइपोल का सेपरेशन हमेशा एंगस्ट्रॉम और फर्मी मीटर्स में ही होता है। ठीक है, तो दो चार्ज दे रखे हैं और डाइपोल का चार्ज है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो डाइपोल का ही चार्ज है। ये क्वेश्चन डाइपोल का ही है इसका मतलब। ठीक है, तो अपन डाइपोल का कोई भी एक चार्ज लिख लेते हैं और प्लस का ही लिख लेते हैं, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2a। a मत लिख लीजिएगा, दैट इज 2a एंड 2a इज 4 into 10 to the power minus 14 meters। ठीक है, और अगर q और 2a दिया हुआ है तो डाइपोल मोमेंट हाथों हाथ कैलकुलेट करो। कितना बच्चों, 10 की पावर माइनस 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 10 to the power minus 14 से, मेरे हिसाब से ये हो गया 4 into 10 to the power minus 20 कूलम मीटर। बताओ भाई, डाइपोल मोमेंट डन हुआ। ओके, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे यार, मैंने ये क्वेश्चन पोटेंशियल का चूज कर लिया बच्चों। चलो अब ठीक है, चूज कर लिया तो कर लिया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट लोकेटेड एट दिस मच डिस्टेंस। एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है। पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल का, दैट इज kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही तो था। एक्सियल लाइन के लिए थीटा इज 0 डिग्री, तो इट विल बी kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, q का वैल्यू p का वैल्यू 4 into 10 to the power minus 20, r स्क्वायर r का वैल्यू 2 into 10 to the power 6 and 2 into 10 to the power 6, 2 2 4 होता है। हाँ, ये 10 की पावर माइनस 6 से इसको हटाओगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इससे हटाओगे तो यहाँ पे 10 की पावर 3 रिमेनिंग, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इट विल बी 9 into 10 to the power minus 23 और वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, आर की वैल्यू माइनस का 6 मीटर दिया हुआ होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस 6 और यहाँ माइनस 6 आता, फिर वो क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज होता है ना, वैल्यू में ये पावर चेंज होती है और तो यही है। चलो क्वेश्चन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये सवाल बहुत बढ़िया लगेगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अरे चलो क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। जो क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए। अच्छे से रीड आउट करो बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्जेस आपको पता है 10 की पावर माइनस 6, और ये वापस से 10 की पावर माइनस 6 ही है बच्चों, एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है बुक के अंदर, लेकिन हमें ये पता ही होना चाहिए। तो चार्ज मैंने लिख लिया 10 की पावर माइनस 6 गुना, कोई भी एक चार्ज लिखना होता है अपन पॉजिटिव लिखते हैं। फिर सेपरेशन, सेपरेशन इज 2a एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चुका हूं। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट होना ही चाहिए हर बार, डाइपोल मोमेंट तो कैलकुलेट कराएगा कराएगा, इसके बगैर तो डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता यार। q का वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 2a, 2 into 10 to the power minus 2 and that will be 2 into 10 to the power minus 8 कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट। चलो फिर डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है दैट इज 1 into 10 to the power 5, मैं 10 to the power 5 लिख रहा हूं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क। एक क्वेश्चन, टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए, पी ई साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 डिग्री। टॉर्क की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला है P into E। व्हाट इज P? P is 2 into 10 to the power minus 8 and E is 10 to the power 5। आंसर आया हमारे पास
में 2 इंटू 10⁻³ बताओ ये ठीक है क्या? टॉर्क, गौर कीजिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। कैसे पता चला? ये शायद आपने कभी पढ़ा हो, आर एफ साइन थीटा, आर का मीटर, एफ का न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर होगा, मीटर इंटू न्यूटन नहीं लिख सकते, ठीक है? न्यूटन इंटू मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो मैंने यहां से यूनिट लिख लिया न्यूटन इंटू मीटर, जिसे आप जूल भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम लिखी थी क्या? माइनस का पीई लिखा था, नहीं लिखा था? याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले ही लिखा है यार, अरे लिखा था ना यार, हाँ? या प्लस का लिखा था? माइनस का लिखा था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है? पीई देखो सॉल्व कर चुके अपन, किया है, बस माइनस 100 लगाना है। बताओ भाई, हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी? जूल लिख सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट देखो, सी। और क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एंगुलर पोजीशन ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगुलर पोजीशन बच्चों कब होती है? कब रे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है? विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो 180 डिग्री के लिए तो u मैक्सिमम ही होगा, पता चल रहा है ना क्यों? क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और पीई अपन सॉल्व कर चुके हैं, 2 इंटू 10⁻³ जूल। सोचो कितना सिंपल सवाल है यार, निहायत ही सिंपल सवाल है, सारे आंसर पता है हमें, है? चलिए फिर देखिए, एनर्जी नीडेड टू रोटेट द डाइपोल थ्रू 90 विद रेस्पेक्ट टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छे से पढ़िए, स्टेबल इक्विलिब्रियम से 90 तक पहुंचाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इज पीई cos θ1 माइनस cos θ2। यही है क्या? स्टेबल से 90 तक पहुंचाना है, स्टेबल पहला एंगल θ1 0 डिग्री से 90 θ2 90 डिग्री, ठीक है? तो मैं इसे लिखूंगा पीई cos 0 माइनस cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 0 1, ठीक है? तो ये पीई रहा क्या? हाँ, और पीई कितना? 2 इंटू 10⁻³ जूल। बताओ भाई, इतना सिंपल कोई सवाल दे सकता है? लेकिन सवाल बहुत प्यारा है यार, सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोटेंशियल एनर्जी की रामायण अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होने वाले हैं, एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।